मेदांता हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की सैलरी क्या होती है, ड्यूटी आवर्स कितने होते हैं, लीव कैसे मिलती है और वर्कलोड की रियलिटी क्या है। तो अगर गाइस आप भी मेदांता ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी ने मेरे वीडियोस को इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट किया, जिससे मोटिवेट होकर के मैं फिर से आ गई हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूँ, मेरा नाम प्रांची है। करंटली आई एम वर्किंग इन मैक्स हॉस्पिटल एज ए स्टाफ नर्स। एज यू नो गाइज, मेरी नर्सिंग की बिगनिंग मेदांता से ही स्टार्ट हुई है। मेरे साथ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी ड्यूटी आवर्स कितने हैं वहाँ के, लीव कैसे मिलती है उधर पे, वर्कलोड कैसा है, हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एज ए फ्रेशर। तो इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस बनाए थे मेदांता के टॉपिक पर, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सबके डाउट क्लियर ही नहीं कर पा रही हूँ अभी तक मेरे पास इतने सारे डाउट आ रहे हैं, इतने सारी कमेंट्स आ रही हैं और हॉस्टल के रिगार्डिंग भी बहुत सारी मेरे पास कमेंट्स आई। तो मैंने सोचा चलो एक एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बना लेती हूँ, मे भी शायद आपको इससे हेल्प मिल जाए। तो गाइस आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि यहाँ के ड्यूटी आवर्स कैसे हैं, लीव पॉलिसी क्या क्या होती है और हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या हैं एंड वर्कलोड कैसा है यहाँ का। तो गाइस आज की वीडियो में ये सारे टॉपिक कवर करने वाली हूँ। तो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्यूटी आवर्स एंड शिफ्ट पैटर्न। तो गाइस सबसे पहला हमारा पॉइंट है ड्यूटी आवर्स और शिफ्ट पैटर्न कैसा होता है मेदांता का। एज यू नो गाइस, जनरली नर्सिंग में शिफ्ट बेस्ड वर्किंग होती है। आपको मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट मिल सकती है। आपको पता है गाइस, हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग शिफ्ट होती है, सारे डिपार्टमेंट की शिफ्ट सेम नहीं होती है। और एक चीज़ फ्रेशर को ये समझना चाहिए कि नर्सिंग 24/7 प्रोफेशन है, तो इसीलिए उनको नाइट शिफ्ट से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि नाइट शिफ्ट हर कोई अपनी स्टार्टिंग में करता है। आई नो गाइस, स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है नाइट शिफ्ट को लेकर के, फिर धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। मुझे भी स्टार्टिंग में ड्यूटी रूटीन के साथ एडजस्ट करना पड़ा था। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, फिर धीरे धीरे जैसे आप शिफ्ट रोटेशनल शिफ्ट करते जाते हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर आप यूज टू हो जाते हो। मैं भी जब मेदांता में थी तो मैंने नाइट ड्यूटीज़ की हैं। जब मैं मैक्स में आई थी ना तब भी मैंने 4 to 5 मंथ नाइट ड्यूटीज़ की हैं। अब जा करके मैं डे केयर डिपार्टमेंट में हूँ तो मेरी नाइट शिफ्ट नहीं होती है। तो गाइस मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि यहाँ पे मेदांता में वो आपकी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो आपकी डिपार्टमेंट पर डिपेंड करती है। मेदांता क्या, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाओगे। तो गाइस एक चीज़ मैं क्लियर करूँगी कि जो हमारे ड्यूटी आवर्स होते हैं वो हमारे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं कि हमारा कैसा डिपार्टमेंट है, कैसी हमारी शिफ्ट लग रही है। जिनकी मॉर्निंग इवनिंग नाइट लगती है तो मॉर्निंग इवनिंग की टाइमिंग 6 to 8 आवर्स ही होती है। डे केयर डिपार्टमेंट्स की टाइम जो जनरल शिफ्ट होती हैं उनकी 8 to 10 आवर्स होती है। तो गाइस आई होप आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। जो लोग मुझसे पूछते थे कि दीदी ड्यूटी आवर्स कितने हैं, तो मैंने क्लियर कर दिया 6 to 8 आवर्स होते हैं जिनकी रोटेशनल शिफ्ट होती है, और जिनकी जनरल शिफ्ट होती है उसके 8 to 10 आवर्स होते हैं। सैलरी। तो गाइस अब हम डिस्कशन करेंगे सैलरी पे। ये एक ऐसा डाउट है जो आज तक क्लियर हो ही नहीं पा रहा है। मैंने इतने अच्छे से डाउट क्लियर किया था कि फ्रेशर की सैलरी ऐसे होती है, बट कुछ लोगों के डाउट्स क्लियर हो ही नहीं पा रहे हैं। आई नो, मैं समझ सकती हूँ, मेरे को भी स्टार्टिंग में होता था कि सैलरी पे डाउट रहता था, कोई कुछ बताता तो कोई कुछ बताता। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मेरा जो सैलरी का स्ट्रक्चर था बस मैंने आपके साथ वही शेयर किया है। मैंने किसी से सुनकर या किसी से पूछ करके नहीं शेयर किया। मेरे साथ जो चीज़ें हुई थी बस मैं आपके साथ वैसा ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एज यू नो गाइस, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फ्रेशर की सैलरी 20,000 से 30,000 के अप्रॉक्स होती है। तो गाइस इस टॉपिक में मैं आपको सैलरी स्ट्रक्चर का पूरी चीज़ एक्सप्लेन करूंगी कि कितनी CTC होती, ग्रॉस सैलरी क्या होती है, इन हैंड सैलरी क्या होती है और हमको इन हैंड कितनी मिलती है। तो गाइस अगर आप फ्रेशर हो, मेदांता ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, जो सैलरी होती है किसी की फिक्स्ड नहीं होती है। हर किसी की सैलरी एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग होती है, तो सबकी सैलरी फिक्स्ड नहीं होती है। मेरी ज्वाइनिंग के टाइम पे जो भी सैलरी का स्ट्रक्चर था, मुझे जो पैकेज मिला था, तो गाइस मैं जस्ट वही आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, सैलरी को सिर्फ नंबर की तरह मत देखो, क्योंकि जितनी वो आपको सैलरी बताते हैं, कहते हैं ना कि हमने किसी हॉस्पिटल में सुना या मेदांता में सुना कि फॉर एग्जाम्पल की सैलरी 28,000 है, तो बट ऐसा नहीं होता है कि अगर मैंने ये बोला कि सैलरी 28,000 है तो हमारे अकाउंट में 28,000 ही आएगी, ऐसा नहीं होता है गाइस। इन हैंड सैलरी हमारी दूसरी होती है, क्योंकि हमारी सैलरी में बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक चीज़ क्लैरिफाई करूंगी, जब भी आप मेदांता में ज्वाइनिंग लेना तो एक बार HR से ज़रूर कंफर्म कर लेना कि आपकी CTC कितनी है, ग्रॉस सैलरी कितनी है और आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर उनसे क्लैरिफाई कर लेना। एंड गाइस मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपसे कि मैं एग्जैक्ट सैलरी नहीं रिवील कर सकती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि स्टार्टिंग के
3 मंथ हमारी थोड़ी सी सैलरी डिडक्ट होती है, काफ़ी डिडक्शंस होते हैं मेदांता में। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि 3 मंथ तक डिडक्शन होते हैं। बहुत सारा मेरा रजिस्ट्रेशन चेंज हुआ था, उसका भी डिडक्शन हुआ था, उसका भी डिडक्शन 5 to 6,000 अराउंड होता है। तो ये चीज़ आप पहले से क्लैरिफाई कर लेना कि स्टार्टिंग के 3 मंथ हमारे कितना कितना डिडक्शन होगा, क्योंकि मेरा भी डिडक्शन हुआ था स्टार्टिंग में। तो आप ये मत सोचना, ये सोचकर कि जॉब मत छोड़ देना कि सैलरी इन हैंड थोड़ी सी हमारी कम आ रही है, फिर आफ्टर 2 to 3 मंथ बाद आपकी फुल सैलरी आने लगती है। एंड गाइस एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि जो हमारी हॉस्टल की अमाउंट होती है वो हमारी सैलरी से ही डिडक्ट होती है, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो हॉस्टल की अमाउंट होती है वो 4 to 5,000 के अराउंड होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती या इससे कम भी नहीं होती है। तो 4 to 5,000 के अराउंड होती है। मेरे टाइम पे ऐसा था, मे भी अब बढ़ गई होगी, बट मेरे टाइम पे तो यही था, 4 to 5,000 के अराउंड थी। तो गाइज़ मैं आपको बस एक ही एडवाइस दूंगी, अगर आप फ्रेशर हो तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग में सैलरी मत देखना कि सैलरी कितनी मिल रही है। बस मैं इतना कहूँगी, अगर आपने एज ए फ्रेशर मेदांता का आपने एक्सपीरियंस ले लिया है तो वो लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो स्टार्टिंग में प्लीज़ गाइज़ आप सैलरी मत देखना कि कितनी सैलरी दे रहे हैं, बस स्टार्टिंग में आप लर्निंग पे फोकस करना कि आपको एक्सपीरियंस किस हॉस्पिटल का मिल रहा है, लर्निंग कैसी मिल रही है। तो आप इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करना, इतना सैलरी के पीछे मत भागना। स्टार्टिंग में होता है थोड़ा कम होती है, फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती जाती है। तो गाइस अब हम डिस्कशन करेंगे लीव और वीकली ऑफ पे। गाइस हमको कितने लीव मिलती हैं और मंथ में कितने वीकली ऑफ मिलते हैं। हॉस्पिटल में लीव पॉलिसी होती है और लीव मिलती भी है, और हॉस्पिटल में जब आप ज्वाइन करते हो तो आफ्टर 6 मंथ बाद आप लॉन्ग लीव पे भी घर जा सकते हो। तो ऐसा नहीं होता है कि लीव नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि दीदी वहाँ पर लीव मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमें घर जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गाइस ऐसा नहीं होता है, आपको बिल्कुल वहाँ पर लीव मिलती है। प्लान्ड लीव होती हैं आपकी। अगर आपको लॉन्ग लीव के लिए जाना है तो आपको पहले से बता करके रखना होता है आपके इंचार्जेस को, तो आपको ऐसे करके वहाँ पे लीव मिलती हैं। लीव अप्रूवल जो होता है वो आपके मैनेजर और इंचार्ज ही डिसाइड करके देते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि आपको कब घर जाना है, कब नहीं जाना है। और इमरजेंसी सिचुएशन में तो आपको ऑफकोर्स लीव मिलती है। तो आप ये मत सोचना कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो आपको लीव नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। इमरजेंसी सिचुएशन में भी आपको लीव मिलती हैं। वीकली ऑफ आपके रोस्टर के अकॉर्डिंग मिलता है, ऐसा नहीं होता है कि वीकली ऑफ हर वीक मिले, ऐसा नर्सिंग में नेसेसरी पॉसिबल नहीं है, बट मिलता है। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मेदांता की वीकली ऑफ है वो अगर हम रोटेशनल शिफ्ट करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग नाइट करते हैं, तो हमें 8 वीकली ऑफ मिलते हैं। अगर हम जनरली शिफ्ट करते हैं तो हमें संडे वीकली ऑफ मिलता है। गाइस मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो पॉलिसीज़ थी लीव की और वीकली ऑफ की, तो ये मेरे टाइम पे थी जब मैंने ज्वाइन किया था। मे भी अब कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ लीव कम हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं, तो मुझे अभी का नहीं पता, बट मेरे टाइम पे ऐसी ही थी और मुझे ऐसा लगता है अभी भी ऐसी ही होंगी। तो आपको 8 वीकली ऑफ मिल जाते हैं। और जो हमारी सिक लीव होती हैं, तो ये चीज़ तो आप एचआर से बात कर लेना पहले कि हमें सिक लीव किस पॉलिसी पर मिलती हैं। तो सिक लीव भी हमें मिलती हैं अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो गाइस आप जब भी ज्वाइन करना तो एक बार एचआर से ज़रूर पूछ लेना सिक लीव की पॉलिसी क्या है, इमरजेंसी लीव की पॉलिसी क्या है। हॉस्टल, अब हम डिस्कशन करेंगे हॉस्टल पे। इस टॉपिक पे तो गाइस मैं आपको क्या ही बताऊं, इतने क्वेश्चंस आए, मैंने इतना बड़ा वीडियो बना डाला हॉस्टल को लेकर के कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सारी चीज़ें मैंने बताई थी। बट कुछ लोगों के डाउट्स नहीं क्लियर हो पाए थे, बट कोई नहीं, मैंने सोचा चलो एक टॉपिक पे फिर से मैं बना देती हूँ वीडियो हॉस्टल पे, तो हो सकता है कि मे बी आपको इससे आपकी कन्फ्यूज़न सारी क्लियर हो जाए। तो गाइस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हॉस्टल हाँ हमें बिल्कुल प्रोवाइड होता है। जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग होती है उसी दिन हमें शाम में हॉस्टल अलॉट हो जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि हॉस्टल हॉस्पिटल से थोड़ा दूर है, कैंपस में नहीं, जैसे यहाँ पर मैक्स में है कि कैंपस में ही हॉस्टल है। मेदांता में ऐसा नहीं था, वहाँ पे कैंपस में हॉस्टल नहीं, तो थोड़ा दूर था, मुझे लग रहा 5 to 10 किलोमीटर दूर था। तो गाइस उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल वाले बस अरेंज करते हैं, आपको बस लेने जाती, छोड़ने जाती, और आपको बस की कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती है, वो आपके हॉस्पिटल की तरफ से ही होती है। तो गाइस उसमें भी आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 20 मिनट्स ही लगते हैं आने में, इतना भी ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा पास में ही है, 5 to 10 किलोमीटर्स ही है शायद। गाइस अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आपको हॉस्टल के रूल्स, रूम शेयरिंग, ये सारी पॉलिसीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, जब भी आप हॉस्टल लेना तो एक बार पहले जा कर के आप हॉस्टल देख लेना। एचआर आपसे बोलते हैं कि अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो एक बार आप पहले विजिट कर सकते हो, मैंने भी विजिट किया था। तो अगर आप हॉस्टल लेते हो तो एक बार पहले जा कर के आप विजिट कर लेना। मे भी आपको चीज़ें समझ में आए, मे भी ना भी समझ में आए, तो सबका अपना अलग अलग टेस्ट होता है। तो इसीलिए पहले से जा कर के आप हॉस्टल
हॉस्टल देख लेना जा करके, और एचआर से सारी पॉलिसीज़ पूछ लेना, हॉस्टल की क्या है, अमाउंट क्या है। यू नो गाइस, हॉस्टल लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर आप डिफरेंट सिटी से आ रहे हो, डिफरेंट स्टेट से आ रहे हो, तो आपको इतना रूम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में बहुत बड़ा हेडेक होता है यार कि हमें रूम्स पीजी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। मैं भी जब अपने सिटी से यहाँ पर आई थी ना, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट जब मैंने हॉस्टल देखा था ना, तो मेरे को बहुत रिलीफ मिला था कि चलो हॉस्टल तो पास में है, तो इतना मुझे रूम्स वगैरह सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो गाइस अब हम डिस्कशन करेंगे कि एम्प्लॉयज़ को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो गाइस सैलरी के अलावा एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एंड गाइस एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो हमारे बेनिफिट्स होते हैं वो आपकी डेजिग्नेशन के ऊपर होते हैं कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको बेनिफिट्स मिलते हैं हॉस्पिटल के। बेनिफिट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल पीएफ हो गया हमारा, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल बेनिफिट्स हो गए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, तो ये अदर बेनिफिट्स होते हैं जो हमें जॉब के साथ साथ मिलते हैं। गाइस ये एक एम्प्लॉय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं जो कि हर एक एम्प्लॉय को मिलते हैं, बस सबकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग होता है। हमें कुछ मिलते हैं, दूसरी डेजिग्नेशन वालों को कुछ और मिलते हैं, तो ये सबकी डेजिग्नेशन पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, जब भी आप ज्वाइन करना तो ऑफर लेटर को अच्छे से रीड करना। ये नहीं कि बस आपने सैलरी देख लिया, सीटीसी हमारी कितनी है, ग्रॉस सैलरी कितनी है, ऐसा नहीं है। जब भी आपको ऑफर लेटर मिले तो उसको अच्छे से रीड कर लेना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एचआर से ज़रूर डिस्कशन कर लेना कि आपके बेनिफिट्स क्या हैं एम्प्लॉयज़ के, क्योंकि गाइस कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट पैकेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एम्प्लॉय के लिए। वर्कलोड रियलिटी। तो गाइस अब थोड़ा सा सीरियस वाला डिस्कशन करते हैं कि वर्कलोड की रियलिटी क्या है। मेदांता जैसे इतने बड़े हॉस्पिटल में वर्कलोड को लाइट नहीं लेना चाहिए। एज यू नो गाइस, नर्सिंग मेंटली फिजिकली डिमांडिंग प्रोफेशन है। आपको मल्टीपल पेशेंट को हैंडल करना पड़ता है। जैसे इमरजेंसी सिचुएशन कभी कभी हो जाती है, कभी कभी बहुत हेक्टिक शिफ्ट हो जाती है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बिजी शिफ्ट हो जाती है, तो इसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर रखना पड़ता है। लेकिन सीरियसली गाइस, ये एक्सपीरियंस आपको प्रोफेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। कहते हैं ना, जितनी क्रिटिकल सिचुएशन आती जाती है आप उतना ही सीखते जाते हो। लाइक अगर आज कोड ब्लू हुआ है तो मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आप उस दिन ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होगे कि हमें पेशेंट को कैसे हैंडल करना है क्रिटिकल सिचुएशन में। तो जैसे जैसे इमरजेंसी सिचुएशन आती जाती है, डिफिकल्ट सिचुएशन आती जाती है, तो आप ज़रूर सीखते जाते हो। तो इसीलिए गाइस आप वर्कलोड से बिल्कुल भी नहीं डरिए। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको आने लगती। एक वक्त हो जाता है कि आपको फिर उसी की आदत हो जाती है। स्टार्टिंग में मैं थी तो आपको पता है कि मेरे को आईसीयू डिपार्टमेंट मिला था, मैं बहुत डरती थी। अगर कोई पेशेंट क्रैश हो जाता था, कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता, मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। फिर धीरे धीरे करके मेरे को आदत पड़ गई, फिर आपको भी ऐसी आदत पड़ जाएगी। तो गाइस इसलिए मैं बोलूँगी वर्कलोड से बिल्कुल भी नहीं डरना है। जैसी सिचुएशन आएगी बस आपको हैंडल करना है। एक वक्त आएगा कि आप ये सिचुएशन झेलने के लिए बिल्कुल यूज टू हो जाओगे। तो आप ये सोच करके बिल्कुल भी नहीं डरना कि मेदांता में बहुत वर्कलोड है तो मैं जॉब नहीं कर पाऊँगी। देखो मुझे ऐसा लगता है अगर आपने मेदांता में 1 से 2 साल जॉब कर ली तो सीरियसली बताऊं, आप दुनिया की किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो। ये मेरा मानना है। मैंने पता है वहाँ पे जॉब कर ली ना, मुझे ऐसा लगता है मैं अब किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकती हूँ। मैं जब मैक्स में भी आई थी ना, मेरे को यहाँ का वर्कलोड बहुत कम लगता था। ये लगता था यार जब मैं वहाँ इतना सारा वर्कलोड झेल कर आई हूँ तो यहाँ तो ये तो नॉर्मल है। तो इसलिए मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आपको स्टार्टिंग में सैलरी नहीं देखना, बस आप आ जाओ, जॉब करो, अच्छे से चीज़ें सीखो ताकि फ्यूचर में आपके लिए वो चीज़ें काम आ सकें। तो गाइस आज की वीडियो में हमने बहुत सारे डिस्कशन कर लिए। ड्यूटी आवर्स भी हमारे कैसे होते हैं, लीव पॉलिसीज़ क्या क्या होती हैं, हॉस्टल का क्या सीन रहता है और वर्कलोड क्या रहता है। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे डिस्कशन जो थे, जितने सारे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे और आपको बहुत सारी चीज़ों में जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही उसमें गाइडेंस मिल गई होगी। आई होप गाइस आपको सैलरी के साथ साथ ये सारी गाइडेंस भी मिल गई होंगी। तो गाइस चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो मेदांता को लेकर के तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, कमेंट में बताना। मैं आप लोगों की सारी कमेंट्स रीड करती हूँ, तो मुझे बताना। आई होप कि मैं आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ। आप लोग इतने सारे कमेंट्स करते हो, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं खुद इस टाइम पे जॉब कर रही हूँ, मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है। बट मेरे से जितना हो पाता है मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ ताकि आपकी सारी कन्फ्यूज़न, सारी जो भी हॉस्पिटल को लेकर के डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो गाइस चलते हैं, अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।